स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह आप विद्यार्थी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, मैं एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के अंतर्गत हिंदी कहानियां, जिसका कोड है HND-MJ 101 की इकाई 12 इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर भाग 2 लेकर। विद्यार्थी मित्रों, इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर इस कहानी को हम लोगों ने 2 भागों में बांटकर अध्ययन करने की बात मैंने पहले भाग में कही थी। हम इसके दूसरे भाग में इसके कथासार को 6 बिंदुओं पर बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। उसे बताने से पूर्व मैं एक बार भाग 1 में जो बात बताए हैं, लेखक परिचय, जीवन परिचय और जो इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी का जो कथासार है, कथा वस्तु है, उसे जो पढ़ाया हूँ, उसे बस संक्षिप्त रूप से यहाँ पर प्रस्तुत कर दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले हम लोगों ने लेखक परिचय, जीवन परिचय, कृतित्व परिचय और इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी का कथासार पढ़ा। हरशंकर प्रसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, वर्तमान नर्मदापुरम में एक श्रमजीवी कायस्थ परिवार में हुआ था। 5 भाई बहनों में परसाई जी सबसे बड़े थे। जब आप 13 साल के या 14 साल के रहे होंगे तब आपकी माता जी का देहांत हो गया था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपने हाई स्कूल पास करते ही नौकरी शुरू कर दी, किंतु फिर भी आपने अपना अध्ययन जारी रखा और नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद डिप्लोमा इन टीचिंग पूरा किया। सन 1957 ईस्वी तक कई अलग अलग संस्थाओं में अध्यापन करने के बाद आपने अपना पूरी तरह से लेखन को समर्पित कर दिया। आप प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका वसुधा के संपादक एवं प्रकाशक भी रहे। आप हिंदी के अप्रतिम व्यंग्यकार थे। आपका निधन, हरशंकर प्रसाई जी का निधन 10 अगस्त 1995 ईस्वी को जबलपुर में हुआ। कृतित्व परिचय में हमने बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध एवं व्यंग्य संग्रह, तब की बात, भूत के पांव पीछे, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, यह सारे जो निबंध संग्रह हैं इन्हें आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। खास करके विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णव की फिसलन और भूत के पांव पीछे, यह तो आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आवारा भीड़ के खतरे। फिर हमने बात की थी साक्षात्कार संग्रह की, पूछो परसाई से, पूछो परसाई से। परसाई जी की अधिकांश रचनाएं परसाई रचनावली में संकलित हैं, जिसका प्रकाशन 6 खंडों में किया गया है। यह रचनावली उनके जीवन के संपूर्ण साहित्यिक अवदान को प्रस्तुत करती है। पुरस्कार और सम्मान की बात की थी कि सन 1982 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध कृति विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने आजीवन साहित्य सेवा के सम्मान स्वरूप उन्हें 1982 ईस्वी में डिलीट की मानद उपाधि से नवाजा। सन 1992 ईस्वी में हिंदी की प्रतिष्ठित शरद जोशी सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। फिर हमने इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर कहानी का कथासार प्रस्तुत किया था। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में जो कथासार है, इस कहानी की जो कथा वस्तु है, उस पर
विस्तार से हमने बातचीत की थी कि कहानी माता दीन का जो कैरेक्टर है वह किस अंदाज में पृथ्वी लोक के पुलिस महकमे की जो सच्चाई है उसे कैसे उजागर करता है, और एक कल्पना की गई है चाँद लोक और पृथ्वी लोक की, और उस कल्पना के तहत इस कहानी का ताना बाना बुना गया है, और क्या खूब बुना गया है। इस कहानी को आप भाग 1 में अवश्य पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और अब हम बात करते हैं इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर भाग 2। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि प्रत्येक कहानी को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, और दूसरे भाग में कहानी कला की दृष्टि से जो कहानी है, यहाँ पे पिता हो गया है, उसको आपकी पिता की जगह इंस्पेक्टर माता दीन चाँद पर कर लीजिएगा। कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद योजना, देश काल और वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य में की कसौटी पर कसकर हम इस कहानी को अवलोकन करते हैं। कथावस्तु। चाँद की सरकार अपनी पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए माता दीन को बुलाती है। माता दीन चाँद की पुलिस को भारतीय शैली की जांच पद्धति सिखाते हैं। वेतन घटाकर पुलिस को अधिक सक्रिय बनाया जाता है। निर्दोष व्यक्ति को झूठे साक्ष्यों के आधार पर अपराधी सिद्ध किया जाता है। पुलिस झूठे गवाह और मनगढ़ंत साक्ष्य तैयार करना सीख जाती है। कहाँ की? चाँद लोक की। पृथ्वी लोक की तो पहले से ही सीख के बैठी है। अंततः चाँद का सामाजिक जीवन संकट में पड़ जाता है और माता दीन को फौरन वापस भेज दिया जाता है। पात्र और चरित्र चित्रण। माता दीन चतुर, व्यंग्यात्मक तथा भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था का प्रतीक है। चाँद का प्रधानमंत्री सरल, ईमानदार और चिंतित शासक है। जैसे ही उसे माता दीन के करतूतों की पता चलता है, वह फौरन एक्शन लेता है, कार्यवाही करता है, और भारत के जब माता दीन को अपने पास बुला के कहता है कि आप चले जाइए, और माता दीन कहते हैं कि मुझे पैसों से ज़्यादा काम से प्यार है, और उनके काम कैसे हैं उससे आप रूबरू हो चुके हैं। तब वह भारत के प्रधानमंत्री, पृथ्वी लोक के प्रधानमंत्री को जो है खत लिखता है और उन्हें फौरन बुलाने के लिए आग्रह करता है। चाँद की पुलिस अनुभवहीन किंतु सीखने के लिए उत्सुक है। कोतवाल जो है माता दीन का अनुयायी और प्रशंसक है। जो इस कहानी में जो निर्दोष व्यक्ति आए हैं वो आम नागरिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य पात्र कथा के व्यंग को प्रभावी बनाते हैं। पात्र जितने की ज़रूरत है उतने ही रखे गए हैं, अतिरिक्त पात्र इसमें नहीं भरे गए हैं कि चाँद के पुलिस के जो हैं उनमें एक एक लोगों का नाम नहीं है, बस एक प्रतीकात्मक पद दे दिया गया है कि ये पद है। संवाद योजना। छोटे, रोचक और व्यंग्यपूर्ण संवाद जो पात्रों और व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करते हैं। जैसे अंतरिक्षयान में जब चाँद लोक से अंतरिक्षयान लेने माता दीन को पृथ्वी पर आता है और माता दीन उसमें सवार होकर पृथ्वी लोक से चाँद लोक के लिए उड़ते हैं, तो उसके चालक से कहते हैं, अबे हार्न क्यों नहीं बजाता? तो चालक कहता है, आसपास लाखों मील कुछ नहीं है। तो माता दीन कहते हैं, इंस्पेक्टर माता दीन कहते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन कहते हैं, मगर रूल इज रूल, हार्न बजाता चल। फिर कथा आगे बढ़ती है, हत्या की जांच आती है। जो हत्या का आरोपी नहीं है, जिसे फर्जी फंसाया जा रहा है, वो कहता है कि वहाँ मेरा घर था इसलिए मैं वहाँ गया। और माता दीन कहते हैं, घर था पर झगड़े की जगह गए क्यों? और यही संवाद
4-5 बार जो है, एक बार आता और आगे बढ़ जाता तो इसका जो मारकता है वो कम होती। लेकिन परसाई जी तो परसाई जी हैं, वो 4-5 बार 6 बार इसी बात को दोहराते हैं, जिससे उसकी मारकता बढ़ जाती है। जांच का सिद्धांत, चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे। कितने चुटीले अंदाज में लिखे हैं कि चश्मदीद गवाह वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा। और चाँद की पुलिस जो है वह दंडवत हो जाती है, कहती है वाह गुरुदेव वाह, आपने तो दिल ही जीत लिया। फिर झूठे गवाह 4-5-10 लोगों को, चाँद के ऐसे 10 लोगों को बुलाया जाता है जो कुछ गलत कार्यों में संलिप्त थे। उनको जेल बुलाते हैं, कहते हैं कि गवाही देनी है। सब कहते हैं कि हमने तो नहीं देखा। तो माता दीन कहते हैं कि तुम्हारा जो कारगुजारी है वह इस रजिस्टर में दर्ज है, और यह रजिस्टर खुलेगा तो 10 साल के लिए तुम्हारी जेल हो जाएगी। तो जेल जाना चाहते हो या जो काम कर रहे हो, यानी जो अपराध, छोटे मोटे अपराध कर रहे हो, वो करना चाहते हो, वो सब तुरंत सहमति दे देते हैं कि हाँ, हमने देखा कि ये आदमी घर से निकला और लाठी लेके उसके सर पे ऐसी लाठी मारा कि 2 ही 3 लाठी में वो वहां मर गया। कह दो हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। जब जनता इस बात को लेके थाने का घेराव करती है कि चाँद में इस तरह से तो कभी नहीं होता था कि किसी बेकसूर व्यक्ति को फंसाया जाए और उसके खिलाफ आरोप सिद्ध किए जाएं, ये तो कभी भी चाँद में नहीं हुआ। इससे पहले कभी भी चाँद में नहीं देखा गया कि इस तरह की कोई घटना घटी है। और अब आप एक निर्दोष व्यक्ति को उठा के जेल में बंद कर दिए हैं। तो माता दीन कहते हैं यहाँ के चाँद के पुलिस अधिकारियों से कि आप कहिए, कह दो हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर यह सब ऊपर से हो रहा है। और अगर लोग प्रधान, और फिर चाँद का जो अधिकारी है वो कहता है और अगर लोग प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाएं तो माता दीन कहते हैं तब पहुंच जाएंगे तो उनसे भी कहिए कि वो भी यही कहें सब ऊपर से हो रहा है। और भगवान के पास प्रधान, वो कहता है चाँद का व्यक्ति अधिकारी कि वो भगवान के पास चले जाएं तो कहता है माता दीन कि भगवान के पास जाके वहां से कोई पूछ के वापस लौटा है क्या, तो क्यों चिंता कर रहे हो। इस तरह के जो संवाद इसमें छोटे छोटे रखे गए हैं, वह संवाद हास्य और कटाक्ष और जो सच्चाई है उस तीनों को एक साथ लेकर चलता है। देश काल और वातावरण, कथा का मुख्य परिवेश चंद्रलोक है, जहां पर माता दीन का स्वागत होता है। चंद्रलोक में माता दीन अभी चंद्रलोक पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि एड़ी से एड़ी सटा के सैल्यूट करें, लेकिन जब देखते हैं कि चाँद के जो पुलिस अधिकारी आए हुए हैं उनका कोई फीता नहीं लगा हुआ है जिससे पता चल सके कि वो किस रैंक के हैं, तो माता दीन भी एड़ी से एड़ी सटाकर और सैल्यूट हाथ उठाने का जरूरत नहीं समझते। चंद्रलोक काल्पनिक होते हुए भी भारतीय समाज का ही प्रतिबिंब है। पुलिस थाने, संसद और प्रशासनिक कार्यालयों का चित्रण मिलता है। पुलिस थाना, भारत संसद, प्रशासनिक कार्यालय। वातावरण में हास्य, व्यंग्य और विडंबना का समावेश है। हम सब बराबर हैं, सजा इसे हो या कातिल को, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा। माता दीन कह रहे हैं कि जब सब में ईश्वर का वास है तो क्या फर्क पड़ता है कि निर्दोष फांसी चढ़ रहा है कि दोषी फांसी चढ़ रहा है, क्योंकि अंततः फांसी तो ईश्वर को ही चढ़ना है। ऐसे वातावरण और देश काल यहाँ पे बनाया गया है जो कथा के परिवेश से मेल खाता है। भाषा शैली,
भाषा शैली सिंपल लेकिन असरदार है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि जैसा मैंने संवाद में कहा कि अबे हान क्यों नहीं बजाता। ये जो अबे शब्द है, यह शब्द आम जनमानस के लिए मुश्किल वाले शब्द हैं, उतने चलन वाले शब्द नहीं हैं, लेकिन पुलिस महकमे में अबे तबे ये सब शब्द जो है वहाँ के सामान्य शब्द हैं। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में आप चलता है, उसी तरह से पुलिस महकमे में अबे तबे का संवाद चलता है। वहाँ की ये भाषा है, वहाँ की ये भाषा की शैली ये है बोलने की। आसपास लाखों मील में कुछ नहीं है, लेकिन रूल इज रूल, रूल को फॉलो करो और हान बजाते चलो। एक जगह आया है कि चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। भाषा जो है इस कहानी की वह पात्रानुकूल एवं प्रसंगानुकूल है, अर्थात जहाँ पर जिस तरह की भाषा का यूज होना चाहिए, अपराधी जैसी भाषा बोलता है, वहाँ पे उसी की भाषा का प्रयोग किया गया है। सभ्य व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करता है, सभ्य व्यक्ति जहाँ आए हैं, सभ्य नागरिक जहाँ आए हैं, वहाँ पे उसी भाषा का प्रयोग किया गया है। असभ्य व्यक्ति जहाँ आए हैं कहानी में, वहाँ पे उनकी जो भाषा है उसी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से यह कहानी भाषा शैली को लेकर पूरी तरह से सही उतरती है। अब उद्देश्य की बात करें कि इस कहानी के पीछे का उद्देश्य क्या है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पुलिस और प्रशासन की भ्रष्ट कार्यप्रणाली पर व्यंग्य करना, न्याय व्यवस्था की विसंगतियों को उजागर करना, सत्ता के दुरुपयोग की आलोचना करना, सामाजिक संवेदनहीनता के दुष्परिणाम दिखाना, पाठकों में जागरूकता और आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करना, स्वस्थ मानवीय और न्यायपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को रेखांकित करने के लिए इस कहानी को लिखा गया है। लेखक हंसाते हुए सोचने की प्रेरणा दी है ताकि समाज में सुधार और न्याय की स्थापना हो सके। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि भाग 1 और भाग 2 को आप देखेंगे और उसके बाद कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे और उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। मिलते हैं अगले भाग में अगली इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। स्वाध्यायः परः